मुश्किलों से जो घबराते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दें वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हज़ारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू लगाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। कि जो वक्त सफ़र में तालियां दे दे के हंसे थे, जो वक्त सफ़र में तालियां दे दे के हंसे थे, लौटा तो वो पत्ते मेरे कदमों में पड़े थे। कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। शुक्रिया सौरभ जी। कहानी क्या है आपकी शुरुआती? कहानी हमारी बहुत मुख्तसर सी है कि हम लखनऊ में पैदा हुए और लखनऊ में ही शुरुआती जो हमारी एजुकेशन हुई। उसके बाद इंटर करने के बाद लखनऊ के बाद हमने तैयारी शुरू करी इंजीनियरिंग की, क्योंकि हमारे घर में जो हमारे वालिद साहब हैं, पिता जी हैं जो, वो शिक्षक है, तो उन्होंने पढ़ाई को हमेशा बहुत तरजीह दी, तवज्जो दी। तो घर में ये था कि या तो डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर बनो। तो हमें डॉक्टरी में कम रुझान था, इंजीनियरिंग में ज़्यादा रुझान था, क्योंकि हमारे जो भाई थे वो भी IITian थे, तो हमें भी ये हुआ कि हम भी आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करें। फिर हमने इंजीनियरिंग तैयारी करी और UP सीट एक एग्ज़ाम होता था, UPSEE, तो उसके माध्यम से हमें जो है आपके एक बहुत कल्चरली रिच जो जगह है बुंदेलखंड, वहाँ पे हमें एडमिशन मिला BIET झांसी, और हमने वहाँ से BTech सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। उसके बाद चूँकि हायर एजुकेशन का था तो हमने IIT रुड़की से MTech किया सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, और वहीं से फिर हमारा रुझान जो है सिविल सेवा के लिए बना। और उसके बाद हमने दिल्ली जाके सिविल सेवा की तैयारी करी, और आपके सामने इस वर्दी में हम हैं। क्या उस समय से चैलेंजेस आए? किस वक्त? हर किसी का सपना होता है कि बड़ा अफसर बनना है, तो जब आप सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आप गए, उस समय क्या चैलेंजेस आए? बिल्कुल चैलेंजेस, कोई भी जब आप लीक से हटकर या जो आम धारा से अलग कोई चीज़ सोचते हैं, तो उसमें आपके सामने चैलेंजेस तो रहते ही हैं। और कहते हैं ना कि मुश्किलों से जो घबराते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दें वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हज़ारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू लगाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। बहुत शानदार। तो इस तरीके की सोच थी कि कुछ अलग किया जाएगा, और तैयारी करने के लिए गए। तो कई बार क्या होता है, तैयारी में जो फेजेस होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, कई बार क्या हुआ कि प्री नहीं निकला, कई बार क्या हुआ कि इंटरव्यू से लौट आए, कई बार हो रहा है फिर मेंस दे रहे हैं। तो इस तरीके से UPSC के 4 मेंस इंटरव्यू देने के बाद फिर स्टेट, मेरा उत्तराखंड में पहले सिलेक्शन हुआ डिप्टी SP में, और वहाँ पे भी हमने जाके पहाड़ों पे जाके ट्रेनिंग ली अपनी खूब वहाँ के ठंडे वातावरण में। उसके बाद हमारा UP में सिलेक्शन हो गया, UP में भी पुलिस सेवा ही मिली। तो हमने ये मान लिया कि हमारे जो है ऊपर वाले ने लिख के भेजा है हमें वर्दी, तो हमने इसी को अपना मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, और फिर हमने पुलिस सेवा को ही तन मन धन से हमने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, शुरुआती फेज की बात करें, जब आप अफसर नहीं थे तो रिश्तेदारों का किस प्रकार का व्यवहार रहता था आप लोगों के साथ में? देखिए, रिश्तेदार या घर परिवार या मोहल्ले नातेदार, ये सब क्या होते हैं कि आपको अच्छे बुरे अनुभव दे के जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम तैयारी करने गए तो कुछ मोहल्ले के हमारे लोग थे, तो वो कहते थे कि भाई मास्टर साहब जो है अब कब तक तैयारी कराएंगे लड़के को, कह दीजिए कहीं प्राइवेट जॉब कर लें, ठीक है, बाहर आ रहा होगा आपके ऊपर। हालांकि ना हमारे पापा को ना हमारे किसी भाई को इस चीज़ से तकलीफ़ थी कि हम पढ़ रहे हैं। तो हम फिर त्योहारों पे घर नहीं जाते थे, ईद बकरीद दिवाली हम घर ही नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि घर जाओगे तो कोई ना कोई सवाल करेगा कि अब अभी इस बार हुआ कि नहीं, तो उनके जवाब कौन देगा। तो उस पर भी हम एक शेर कहते थे कि जो वक्त सफ़र में तालियां दे दे के हंसे थे, जो वक्त सफ़र में तालियां दे दे के हंसे थे, लौटा तो वो पत्ते मेरे कदमों में पड़े थे। तो ये सोच के कि कहते हैं ना कि आप अपनी तैयारी इतनी खामोशी से करिए कि आपकी जो सफलता है वो धमाका करे, ठीक है। तो उस टाइम किसी को जवाब नहीं देना है जो भी। अच्छा, कई लोग आउट ऑफ कंसर्न भी पूछते थे कि कब होगा क्या होगा, लेकिन वो सवाल चुपते थे। क्यों? क्योंकि हमें सफलता नहीं मिल रही थी। तो ये होता था कि एक बार सफलता मिल जाए तब लोगों रिश्तेदारों से मुलाकात। मोटिवेशन भी तुम्हारा होगा, हाँ, क्योंकि वो सवाल जो उस है, दिन तो आपको बिल्कुल बिल्कुल, जब वो सवाल करते थे तो हमें लगता था क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्यों
हमारे माँ बाप से, भाई से या किसी से सवाल पूछा जाता है कि अभी तक तैयारी कर रहे हो क्यों नहीं रहा है, तो उनको देने के लिए जवाब मिल जाए, इसलिए मुझे अपनी सफलता पानी होगी ताकि वो भी 4 लोगों के बीच में जवाब दे सकें। आज अगर आप जाते हैं छुट्टी पर, कैसा दोस्तों का तो तुम्हारा? बड़ा अच्छा रहता है, पूरे गांव दोस्त सब इकट्ठा हो जाते हैं, सब चाहते हैं कि भाई हम उनके घर में जाएं, शादी ब्याह में जाएं, और हम भी अपनी रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं तो दोस्तों को, रिश्तेदारों को बहुत अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि हम उनके घर, लेकिन अब हमारी मसरूफियत ऐसी रहती है कि हमारी नौकरी ही ऐसी है कि कम छुट्टी मिल पाती, कम आना जाना हो पाता है। लेकिन जिनके यहाँ जाते हैं वो बड़े खुश होते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि अगर कभी इलाहाबाद या लखनऊ या कभी किसी सरकारी काम से या छुट्टी में जाना हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों से मिल पाएँ, जा पाएँ। अच्छा, वर्दी पहनने के बाद पब्लिक रिलेशन को किस तरीके से आप करते हैं? पब्लिक रिलेशन के साथ कैसे काम करता है? देखिए सौरभ जी, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्राइवेट लाइफ, एक होती है पब्लिक लाइफ, निजी जीवन, सार्वजनिक जीवन। तो हर आदमी का अपना निजी जीवन तो होता ही है, लेकिन उसका सार्वजनिक जीवन उसकी नौकरी के अनुसार बदलता है। एक पत्रकार है, उसका सार्वजनिक जीवन में अलग प्रकार का रवैया होगा, एक डॉक्टर होगा उसका अलग रवैया होगा, और एक सिविल सेवक होगा उसका अलग रवैया होगा। तो उसको जब सरकारी सेवाएं अपनी दे रहा होता है तो उसको निर्वैयक्तिक, तार्किक, जिसे कहते हैं इम्पर्सनल और इरेशनल होकर काम करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया, जुर्म किया, अब उसकी गिरफ्तारी होने और उसकी बूढ़ी माँ रो रही है, साहब हमारा लड़का तो बेकसूर है, या हमारा पति तो बेकसूर है, या हमारा भाई तो बेकसूर है, लेकिन हम बाउंड हैं किससे? लॉ से। तो वहाँ पे हमको अपने इमोशन रोकने होते हैं, और वहाँ पे हमें वो करना होता है जो विधि सम्मत होता है, जो न्याय से बंधा होता है, जो तार्किक होता है, जो न्यायिक होता है। उस समय पे हमें थोड़ा सा निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व समझ में आता है कि आदमी कितना भी हो, है तो इंसान, उसके अंदर भी इमोशन होते हैं, तो वहाँ पे हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ट्रेनिंग पड़ता पार्ट किस तरीके से आपको पूरी सर्विस में लाभ देता है, और सीनियर्स द्वारा आप या जब भी आपके इंटरव्यू हुए हैं तो उसमें भी बहुत कुछ पूछा गया हो, है। जी कोई ऐसा वाक्य जो आपको आज तक याद हो? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे, एक किसी भी विभाग का एक छोटा सा भी कर्मचारी हो, उसको एक फॉर्मल ट्रेनिंग दिलाई जाती है, और जब पुलिस जैसा विभाग हो तो इसमें ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें भी 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है, इंडोर्स और आउटडोर। इंडोर में हमें लॉज वगैरह पढ़ाए जाते हैं, आउटडोर्स में हमें फिजिकल फिटनेस और तमाम चीज़ें जो होती हैं, पीटी और ड्रिल वगैरह सिखाई जाती है। तो वो आपको, जैसे जब हम लोग को ट्रेनिंग कराई जाती थी तो हम लोग धूप में जब दौड़ते थे तो बड़े परेशान हो जाते थे। जब हमारे इंस्ट्रक्टर हमें दौड़ाते थे तो हमें बड़े गुस्सा आती थी कि क्यों ये कराया जाता है, क्यों ये सल्यूट कराया जाता है, क्यों ये हम सन द्वितीय विश्व युद्ध की जो है बंदूक लेके क्यों दौड़ रहे हैं धूप में। लेकिन आज उन सब चीज़ों का मतलब समझ में आता है, वो आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करते हैं। क्योंकि ये पुलिस विभाग जो है ये 2 चीज़ों पे चल रहा है, एक हायरार्की और एक दंड, पद सोपान और दंड। अगर इसमें से 2 चीज़ें, अनुशासन, ये सब चीज़ें चली जाएंगी तो ये विभाग जो है ढह जाएगा, भरभरा के गिर जाएगा। तो वो ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि कैसे हमें अनुशासित रहना है, कैसे हमें इस हायरार्की को मेंटेन करना है, अपने सीनियर से कैसे हमें अनुशासन के साथ बात करनी है, अपने जूनियर से कैसे हमें काम करवाना है, अपने सीनियर को कैसे रिपोर्ट देनी है। तो ये तमाम चीज़ें ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं। ट्रेनिंग के कई ऐसे किस्से होते हैं, जैसे कभी कभी 12 किलोमीटर की दौड़ होती थी तो थक जाते थे, कट मार देते थे। वहाँ पे भी हम लोग कुछ कुछ ऐसा करते थे कि किस तरह से ट्रेनिंग की जो हार्शनेस है, जो उसकी कठिनाई है, उससे बचा जा सके। लेकिन कहते हैं कि, एक शेर से ही कहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अच्छा, शेर शायरी कहाँ से आ गई, कहाँ से तैयारियाँ की, इसको भी अलग से कोई पढ़ा है क्या, कुछ क्या क्या तैयारी? नहीं नहीं, पढ़ा नहीं है। कुछ चीज़ें कभी कभी मैं सोचता हूँ लाइफ में कि जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ तो वो ऐसे क्यों हैं, आता है ना दिमाग में। तो हम अपने बारे में भी सोचते हैं, इसको भी कहते हैं एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन जिसे बोलते हैं। तो हमने गौर किया कि आखिर हम शायरी क्यों कर लेते हैं। तो हमें समझ में आया कि जब हम छोटे थे बचपन में तो वो 90s का दौर था। तो हमारे भाई लोग उस टाइम तैयारी करते थे इंजीनियरिंग और मेडिकल की। तो उन लोगों का रूटीन था कि वो सुबह नाश्ता करके उसके बाद अपना पढ़ाई करते थे। उसके बाद 12 बजे केबल पर मूवी आती थी। तो वो उस ज़माने की मूवी होती थी साजन, जिगर, फूल और कांटे, इस तरह की मूवी वो लोग देखते थे। और हम बहुत बच्चे थे, बहुत छोटे थे उस समय। तो हमें वो 90s के गाने बड़े अच्छे लगते थे। हालांकि हमें मतलब नहीं समझ में आता था, लेकिन हमें वहाँ से ये सुनना, उनको गुनगुनाना और फिर वहीं से ये थोड़ा शायरी का हमारा
रुख बन गया थोड़ा सा कहने और अच्छा, सुनने। जो युवा तैयारी कर रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? किस तरीके से तैयारी करे, कैसे अपने आप को बनाए, तैयार करे? देखिए, युवाओं से ये है कि आप जिस भी पेशे या जिस भी शोबे की नौकरी कर रहे हो, पहले उस शोबे के लिए अपना माइंडसेट बनाएं। फॉर एग्जांपल, एक युवा है, वो होटल मैनेजमेंट में जाना है, ज़रूरी थोड़ी ना कि हर कोई आईएएस आईपीएस या पीसीएस ही बने। कोई भी पेशा ख़राब नहीं है, हर पेशा अच्छा है, बनिस्बत आप उस पेशे में अपने आप को फिट कैसे पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जर्नलिज्म में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सारे लोग होटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे शेफ बन जा रहे हैं। तो आप पहले अपने आप को एसेस करें कि हमारा जो रुख है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो एप्टीट्यूड है, वो किस सर्विस के लिए है, वो किस तरीके का है, वो किस तरीके का रुझान रखता है, और उसके अनुसार ही अपने आप को बढ़ें। उस फील्ड में जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनसे मुलाकात करें। जैसे अभी हम इंटरव्यू दे रहे हैं, तमाम बच्चे इस इंटरव्यू को देखेंगे। इसी तरह जब हम इस एस्पिरेंट थे तो हम भी लोगों के अखबारों में, प्रतियोगिता दर्पण में, मैगजीन में और यूट्यूब पे इंटरव्यू देखते थे। तो इसी तरीके से अपने आप को उस धारा में धीरे 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 बहाएं और आप जैसा चाहेंगे। और एक कोट भी है कि इंसान वैसा ही बनता है जैसा वो सोचता है। ये बहुत, मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ इस कोट को, कि इंसान वैसा ही बनता है जैसा सोचता है। तो जैसा आप सोचेंगे, जिस शोबे के लिए, जिस पेशे के लिए, जिस जॉब के लिए आप सोचेंगे, आप वैसे बन जाएंगे। अच्छा, आप जवान भी हैं, जी अनमैरिड भी हैं, जी घर से प्रेशर होगा, रिश्तेदारों से प्रेशर होगा शादी को लेकर? जी, बिल्कुल शादी है, अब हमारी है शादी, दिसंबर में शादी है। तो दिसंबर में आई रही है शादी। जी 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 अच्छा सर, आखिरी सवाल और इसी जी। के साथ साथ, अभी जितने समय की आपकी सर्विस हुई है उसमें आपको क्या एक नई चीज़ ऐसी देखने को मिली है, ऐसा कोई वाक्य जहाँ पर आपको एक साथ कई काम करने पड़े हो, कोई ऐसा वाक्य? देखिए, जो मेरी सर्विस 3 साल की हो गई, उससे पहले उत्तराखंड की 1 साल की सर्विस जोड़ लीजिए, 4 साल हो गए पुलिस सर्विस में। तो इसमें कई बार कुछ कुछ बहुत चैलेंजिंग जॉब है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब अभी इस सर्विस में मैंने पंचायत का इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन, अब हमारे लोकल बॉडी का इलेक्शन भी आ रहा है। तो जब इलेक्शन का प्रोसेस होता है उस दिन मुझे बड़ा जब पोलिंग पार्टी वगैरह रवाना होती हैं, या जब वोटिंग काउंटिंग हो रही होती है, जब मैनुअल काउंटिंग होती है, जो पंचायत वगैरह में होती है, वो चैलेंजिंग होता है। खुद ब्लॉक का इलेक्शन था, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप खुद भी यहाँ पे मौजूद थे ब्लॉक के, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल रिवेलरीज आपस में होते हैं, कई ग्रुप्स होते हैं, कई बार उसमें आपस में इतनी तनातनी होती है कि मारपीट तो क्या, बड़ी वारदात तक की नौबत आ जाती है। तो उस समय फोर्स को डिप्लॉय करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको टाइमली ये करना कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े और हमारा जो प्रशासनिक अमला है वो भी सुरक्षित रहे और हमारा काम भी हो जाए। तो इस तरीके के चैलेंजेस रहे, पंचायत में रहे, या कुछ SC ST के ऐसे मुकदमे रहे जिसमें बड़े हैवी वेट इन्वॉल्व रहे, या उसमें ऐसी मारपीट हो गई कि गंभीर धाराएं लग गई। फिर उसमें कई बार दबाव होता है कि उन धाराओं को हटाने का, घटाने का, गिरफ्तारी करने का, ना करने का। तो स्पेसिफिक तो मैं नहीं बता सकता किसी मुकदमे को, ठीक भी नहीं है कहना, लेकिन इस तरीके के चैलेंजेस रहते हैं जब आप इस तरीके की पुलिस सेवा में होते हैं। आप शायरी सुनाते हैं, आखिरी शायरी और सुना दीजिए आप, दिल के बड़े करीब हो। अच्छा, अब मैं सुना देता हूँ एक शायरी, युवाओं के लिए है कि तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तैर के दरिया पार करो, एक कहानी है इमरान अहमद जी की, जो DSP हैं और अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई है। किसी व्यक्ति के साथ फिर मिलेंगे उनकी कहानी सुनने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। बढ़िया रहा। अरे हमें तो हमारा तो पहलो है, देखो टाइम भी समय बीते गई फिक्स होगा इसमें हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।